तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक में। आज का वीडियो लेक्चर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स फर्स्ट का बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर, जिसको हम लास्ट डे आपको इस चैप्टर के आपको शॉर्ट आंसर्स कवर करा दिए जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको पिछली वीडियो में आकर के देख सकते हैं। इससे पहले वीडियोस में आपको शॉर्ट क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम इसमें करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली हिट करेंगे, पूरी तरह से आपको हिट कर जाएंगे। इस क्वेश्चन को अगर आपने पढ़ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको इसमें से 100% एक डेरिवेशन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगी, जो आपको कम से कम 5 से 7 नंबर की आपके फिक्स रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी को। आपको इसमें जो आपको क्वेश्चंस करा उसमें कम से कम 12 नंबर से प्लस क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं, क्योंकि इसमें आपको 101 लॉन्ग आंसर मिलेगा, एक शॉर्ट आंसर इसमें से आपको मिल जाएगा। यानी कि लघु उत्तरीय प्लस दीर्घ आपको इसी चैप्टर से आपको मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट हुए। तो इसके पहले आपको लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए फिर आपकी स्क्रीन पर इसमें लिखा आपका क्या क्वेश्चन में लिख रखा है आपका क्या कि इस रेखीय वेग व कोणीय वेग में संबंध स्थापित कीजिए। आपसे कभी कभार 2 नंबर में पूछ सकते हैं अथवा 5 नंबर के आने के चांसेस उसके पूरे होते हैं। इसमें आपसे पूछेगा कि रेखीय वेग की परिभाषा क्या होती है, कोणीय वेग की परिभाषा तथा इसके बीच में रिलेशन है कि इनके बीच में संबंध स्थापित करें। ठीक है, तो कोणीय वेग तथा रेखीय वेग के बीच हमको क्या संबंध स्थापित करना। तो देखिए पहले क्वेश्चन हमारा लिखा है, तो इस क्वेश्चन को हल करने के पहले हमें इसमें डायग्राम बनाएंगे। इस प्रकार से हमारे के वृत्ताकार पथ है, इस पर क्या 2 कण है, एक P1 कण है एक P2 कण। ठीक है, गति कर रहा है। तो देखो ये यहाँ पर P1 कण है एक P2 कण है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना डेल्टा एस हमने माना, इसके बीच का विस्थापन है। और ये कितना, ये दोनों कण मिलकर के यानी ये दोनों कण मिलकर के केंद्र पर क्या थीटा कोण अंतरित करते हैं तथा इसकी त्रिज्या आर है। ठीक है, तो उसी को हम समझाते हैं कि रेखीय वेग व कोणीय वेग का संबंध कैसे स्थापित करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे आपका जो फॉर्मूला बनेगा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको लगभग हर एग्जाम में चाहे आप जो एग्जाम इसमें पढ़ें इसके साथ साथ ओके जो आप अन्य एग्जाम तैयार करें उसमें आपको ये हिट करेगा। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इससे आपके न्यूमेरिकल 100% बनने का चांस होता है। तो देखिए लिखा है, माना कि कोई कण, ठीक है, माना कि कोई कण आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक समान वृत्तीय गति कर रहा है। यानी कि कोई कण हैगा, ठीक है, वो जो कोई कण है P1 मान लीजिए, कोई कण है वो वृत्ताकार पथ पर आर त्रिज्या कैसे आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, गति करता है तथा यह कण लिखा है, यह कण डेल्टा एस दूरी तय करता है। यह मान लीजिए पहले कहाँ P1 पर था, फिर डेल्टा एस दूरी तय करने के बाद कहाँ पहुँच गया, P2 पर दूरी पर पहुँच गया। ठीक है, डेल्टा एस दूरी तय करने के बाद कहाँ पहुँच गया, P2 पर पॉइंट पर पहुँच गया। ठीक है, तथा ऐसी स्थिति में इसके द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाए गए कोण, ठीक है, तथा ऐसी स्थिति में इसके द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाए गए कोण थीटा होता है। तो यहाँ पे देखो इसके द्वारा कौन सा कोण आता है, थीटा कोण, वो अंतरित करता है इसके ऊपर। अतः कोणीय विस्थापन कितना होगा, यानी कि उसने कितना कोणीय विस्थापन तय किया। तो देखिए डेल्टा थीटा बराबर क्या होगा, डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा आर। ठीक है, डेल्टा एस अपॉन आर, डेल्टा एस क्या हम विस्थापन, आर इसकी त्रिज्या, इस प्रकार से। ठीक है, तो देखो जब इस डेरिवेशन को हम हल करना है, संबंध हमको स्थापित करना है, तो इसकी डेरिवेशन हल करने के पहले क्या करेंगे, जो हमने फॉर्मूला लिखा उसमें क्या करेंगे, हम डेल्टा टी का भाग कर देंगे। डेल्टा टी का हम इसमें क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो डेल्टा टी का हम दोनों पक्षों में क्या भाग कर दिया इस प्रकार से। तो देखिए डेल्टा थीटा, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी लिखा। ठीक है, 1 अपॉन आर, आर को अलग लिखिए तो 1 अपॉन आर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, यदि समय अंतराल क्या लिखा है, यदि समय अंतराल अति सूक्ष्म, कैसा, यदि आपका समय अंतराल बिल्कुल अति सूक्ष्म है तो हम लिमिट इसमें ले लेते हैं, आप जानते हैं ऑलरेडी। तो इसमें क्या लिखेंगे, लिमिट लेने पर। तो देखो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल 1 अपॉन आर लिमिट डेल्टा टी अब टेंस टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, आपको बिल्कुल सेम ऐसा लिख देना। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो इसके बाद देखिए आपको क्या लिखना, फिर से चूंकि हम जानते हैं कि डेल्टा एंड लिमिट डेल्टा टी अब टेंस टू 0 इक्वल क्या होता है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू क्या होती है, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग क्या होता है, देखिए कोणीय वेग की फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, यानी कि कोणीय वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। यानी कि देखो डेल्टा थीटा अपना क्या कोण है इसमें जो विस्थापन इसने तय किया, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू कितने, ओमेगा, यानी कि कोणीय वेग होता है। तथा हम जानते हैं ऑलरेडी क्या कि इस वेग की वैल्यू, वेग की परिभाषा क्या होती है, रेखीय वेग की परिभाषा क्या होती है, विस्थापन बटे समय के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय वेग कहते हैं। तो जानते हैं बिल्कुल लिमिट अपॉन डेल्टा टी टेंस टू 0 इक्वल क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इक्वल क्या वी हमारा क्या रेखीय वेग, यहाँ पे क्या कोणीय वेग आ गया। तो देखो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे, अतः ओमेगा। तो देखो हमने जो पीछे डेरिवेशन मानी थी, ठीक है, जो हमने पीछे इसमें जो डेरिवेशन मानी थी इस प्रकार से, देखिए जो हमने डेरिवेशन मानी थी इसमें हम इसकी वैल्यू देखते हैं, इसकी वैल्यू हम दोनों के यहाँ पर पुट करते हैं। तो इस प्रकार से वैल्यू से हम पुट करेंगे। तो देखिए तो जैसे हम इसमें वैल्यू को पुट करते हैं तो पहले हमको क्या करना है, डेल्टा
लिमिट टेंस टू जीरो में जब इसकी जो वैल्यू मानी इनको दोनों को क्या करते हैं उस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा ओमेगा आएगा, इसके का वन अपन और पहले से लिखा था, और इसके का क्या लिख देंगे वी। तो देखिए हमारे क्या, अब इसका हम कर देते हैं क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या है आर इसके साथ आएगा, तो लिखेंगे वी बराबर आर ओमेगा। इस प्रकार से हमारे प्रूविंग हो गया। तो इस प्रकार से हमने इसकी डेरिवेशन कंप्लीट कर ली। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस होते हैं, 100% इंपॉर्टेंट। तो देखिए अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है, इसमें लिखा कि अभी केंद्रीय त्वरण से आप क्या समझते हैं, अभी केंद्रीय त्वरण से आप क्या समझते हैं तथा इसके सूत्र की स्थापना कीजिए। अभी केंद्रीय त्वरण से आप क्या समझते हैं, इसके सूत्र की स्थापना कीजिए। तो अभी केंद्रीय त्वरण क्या होता है, देखिए जब कोई पिंड अथवा कण, ठीक है, जब कोई पिंड अथवा कण अपने केंद्र के चारों ओर इस प्रकार से गति करता है कि गति के दौरान उसका वेग का परिमाण तो समान रहता है, यानी कि उसका गति का परिमाण तो क्या बिल्कुल नियत रहता है, उसकी उसमें परिमाण में कोई चेंज नहीं होती, लिखता था वेग का परिमाण तो नियत रहता है परंतु दिशा परिवर्तनशील होती है। परंतु कैसे, दिशा उसकी परिवर्तनशील होती है। दिशा परिवर्तनशील होने के कारण पिंड की गति में एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है जो सदैव केंद्र की ओर कार्य करता है, जो सदैव केंद्र की ओर कार्य करता है। इस प्रकार के त्वरण को अभिकेंद्री त्वरण हम कहते हैं। इस प्रकार के त्वरण को अभिकेंद्री त्वरण हम कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से, क्योंकि त्वरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो इस प्रकार से हम इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। तो जब कोई पिंड अथवा कण अपने केंद्र के चारों इस प्रकार से गति करता है कि गति के दौरान उसकी वेग का परिमाण तो नियत रहता है परंतु दिशा परिवर्तनशील होती है। दिशा परिवर्तनशील होने के कारण पिंड की गति में जो त्वरण उत्पन्न होता है, वो जो त्वरण उत्पन्न हो जाता है, तो जो सदैव केंद्र की ओर कार्य करता है, तो इस प्रकार के त्वरण का अभिकेंद्री त्वरण हम कहते हैं तथा इसे हम इसे प्रदर्शित करते हैं अब देखिए इसके हमको डेरिवेशन स्थापित करें, इसका हमको सूत्र स्थापित करें। तो देखो सूत्र कैसे स्थापित करें, पहले हम इसमें बना लेंगे डो डायग्राम। इस प्रकार से देखो, तो हमने क्या एक वृत्ताकार पथ बना लिया। पहले हमने P1 कण, यानी कि जो एक कण था P1, वो यहाँ पे P1 बिंदु पर था। फिर धीमे धीमे क्या डेल्टा एस दूरी तय करने में, कितने डेल्टा एस दूरी तय की, तो यहाँ पे आगे P2 पर स्थान पर वो पहुँच गया, ठीक है। और उसने केंद्र पर थीटा कोण अंतरित कर दिया और इसकी त्रिज्या कितनी हमारी आर है। देखिए तो आप इसको सपोज कीजिए, ऐसे मान लीजिए एक कोई कण है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, ठीक है। और पहले 2 किलोमीटर यहाँ से और यहाँ पे इसकी रफ्तार कितनी 2 किलोमीटर। इसका परिमाण तो नियत है, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसी कन्वर्ट होगी, पहले इस डायरेक्शन जा रहा था बिल्कुल सीधा, लेकिन जब इसे यहाँ पर आए मूव करती है तो इसकी डायरेक्शन क्या इसकी कन्वर्ट होगी। तो देखिए त्वरण का मतलब क्या होता है, उसका परिमाण नियत रहे लेकिन उसकी क्या दिशा बदल जाए, तो वहाँ पर त्वरण अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। त्वरण का मतलब क्या, परिमाण नियत हो लेकिन दिशा परिवर्तनशील हो जाए। तो देखिए इस प्रकार से पहले हमको वृत्ताकार पथ बनाना है। इसमें कण P1 बनेगा, जो P1 कहाँ होगा, एक कण जो P1 स्थिति पर होगा। फिर डेल्टा एस दूरी तय करने पर से डेल्टा टी समय में डेल्टा एस दूरी तय करने पश्चात कहाँ P2 स्थान पर पहुँच गया, ठीक है। तो उसने थीटा कोण इसके केंद्र पर अंतरित कर दिया। तो इस प्रकार से हमने इसको बना लिया। और इसको देखो अभी ये ट्राइंगल लिखा है, ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को हम देखो इस प्रकार से इसको डॉट डॉट करके यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं। इसको डॉट डॉट करके हम यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं। इस प्रकार से हमने इसको मिला लिया। अब इतना मिला दिया तो इस ट्राइंगल को आप गौर से देखिए, इस प्रकार ट्राइंगल बना। इस ट्राइंगल को निकाल के कहाँ यहाँ रख दिया, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको निकाल करके यहाँ रख दिया। तो वही इसमें बिल्कुल सेम वही लिखा है, देखो। तो इस प्रकार से समझिए इसको गौर से। जैसे इसमें क्या लिख रखा, ABO, ठीक है। ओ तो हमारा ए रहा, इसको हम ABO मानेंगे, ABO। इस प्रकार से हमने इसको ABO माना। तो देखिए हमने माना कि यहाँ पर क्या, जो इनका वेग तो सभी जगह समान होगा, वेग का परिमाण तो कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ माना V1 वेग है, यहाँ V2 वेग है। V की वैल्यू कितनी, V1 की वैल्यू V है और V2 की वैल्यू भी V है, यानी वेग समान है आपका यहाँ पर, ठीक है। और देखो जब इसका परिमाण निकालेंगे, यानी कि परिमाण कहाँ पर आएगा, इस प्रकार से। तो परिमाण क्या, डेल्टा V बराबर V2 माइनस V1 लिखा, यहाँ पर थीटा कोण अंतरित किया, यहाँ पर 0 लिखा, इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए इसको लिखेंगे, माना कि कोई कण R त्रिज्या के पथ पर एक समान वृत्तीय गति कर, माना कि कोई कण है, ठीक है, वो R त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर मूव कर रहा है, गति कर रहा है। तो प्रारंभ में यह कण वृत्त के बिंदु P1 पर होता है, जहाँ पर उसका वेग V1 होता है। प्रारंभ में कहाँ, वृत्त के बिंदु P1 पर होता है, जहाँ उसका वेग V1 होता है। प्रारंभ में यह कण वृत्त के बिंदु P1 पर होता है, जहाँ उसका वेग V1 होता है, ओके। जहाँ पर इसका वेग V1 होता है। डेल्टा टी समय में कितना, डेल्टा एस दूरी तय करने पर, डेल्टा टी समय में यह कण डेल्टा एस दूरी तय करके बिंदु P2 पर पहुँचता है। कहाँ, बिंदु P2 पर पहुँच जाता है। P1 से दूरी तय करके P2 पर पहुँच जाता है, इस प्रकार से पहुँच जाता है, जहाँ इसका वेग V2 है, जहाँ इसका वेग कैसा कन्वर्ट होकर V2 हो जाता है। देखो वेग तो वही समान होगा, देखो V1 बराबर V2, यानी देखो V2 की वैल्यू V है और V1 की वैल्यू V, यानी कि वेग का परिमाण तो नहीं लेकिन जो वेग की दिशा वो कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो इसका वेग V2 हो जाता है। इस वेग परिवर्तन की वजह से क्या होता है, देखो
इस वेग परिवर्तन को इस वेग परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए इस वेग परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए एक वेक्टर त्रिभुज OAB का निर्माण करते हैं। हमने इसमें त्रिभुज बनाया था, देखिए इसको इस प्रकार से हमने त्रिभुज बनाया था। इस वेग परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए हम एक वेक्टर त्रिभुज OAB का निर्माण करते हैं। OAB का निर्माण किया इस प्रकार से, और जिसमें OA वेक्टर V1 को, जिसमें OA किसको प्रदर्शित करते, देखो जिसमें OA वेक्टर V1 को व OB वेक्टर V2 को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो वही लिखा है इसमें, देखो जिसमें OA वेक्टर V1 को जिसमें OA वेक्टर V1 को व OB वेक्टर V2 को प्रदर्शित करता है, तथा AB वेग परिवर्तन V को, तथा AB किसको, वेग परिवर्तन डेल्टा V को प्रदर्शित करता है। तो हम क्या करेंगे, अब लिखना समरूप त्रिभुज, क्या समरूप त्रिभुज OP1P2, समरूप त्रिभुज OP1P2 तथा OAB में। ठीक है, दो त्रिभुज हमने बनाए तो उनका यूज करते हैं। देखिए दो त्रिभुज हमारे इसमें लिखे हैं, तो देखो दो त्रिभुज हमारे क्या, एक त्रिभुज हमने ये बना रखा है और सेकंड त्रिभुज ये रहा आपको। देखो तो दो त्रिभुज क्या लिखा, दो समरूप त्रिभुज OAB में तथा OP1P2 में। तो देखो भाई आपको बताना है इसमें, तो उसी का यूज़ करके आपको यहाँ पर डायरेक्ट उसको समझाना। तो देखिए भाई मैंने लिख रखा है इसमें यहाँ पर समरूप त्रिभुज OP1P2 व OAB में। तो देखो दोनों त्रिभुज आपके सामने है, इनका यूज़ करके हम कैसे बनाएंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, पहले हमने लिखा क्या P1/P2। देखो ये क्या है, इसका P1P2 यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है P1P2। समरूप त्रिभुज OP1P2 तथा OAB में हम इसको देखते हैं। हम देखिए तो अब इसकी प्रूविंग करने के लिए हमको कहाँ देखना होगा, समरूप त्रिभुज OP1P2 तथा OAB ट्रायंगल में हमको देखना। तो देखिए जो हमने इसमें डायग्राम बना रखा था, ठीक है, डायग्राम्स का मदद लेंगे तब इसका आपको। तो देखिए हमने जो डायग्राम बनाया था इसमें देखो ये क्या हमारा OP1P2 एक ट्रायंगल होगा और OAB सेकंड ट्रायंगल हो। तो इन दोनों त्रिभुजों की मदद से हम इसकी प्रूविंग को हम पूरा प्रूव करेंगे। तो देखिए तो पहले आपको क्या लेना, दो ट्रायंगल लेना, समरूप त्रिभुज OP1P2 व OAB भी लेना तथा ओके। तो इस प्रकार से देखिए, तो हम इसका पहले क्या लेंगे, हम ऐसे इसमें एक लाइन खींच देंगे। देखो P1 से लेकर P2 तक एक लाइन खींचेंगे, तो देखो क्या बन जाएगा हमारा। तो देखिए P1P2 की लंबाई कितनी पहले लेंगे, P1/P2। ठीक है, P1P2 हमने लिया, तो देखो इसके लिया इस प्रकार से। तो देखो P1P2 हमारे मान लीजिए कर्ण है, तो देखो P1P2 हमने यहाँ लिखा P1P2, इस लिखा OP1, इसका आधार ले लेते हैं, इसका OP1 हमने आधार लिखा, तो बटे में आधार, तो कर्ण बटा आधार हम इसका ले रहे हैं। तो इसमें भी सेम करेंगे, कर्ण बटा आधार हम इसका भी एक ले लेंगे। तो देखो AB अपॉन, तो लिखा हमने AB/OA। ठीक है, AB/OA, तो OA हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, P1/P2 अपन OP1 इक्वल AB/OA हमने इसकी वैल्यू की। अब देखो P1P2 क्या हमारे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का विस्थापन, इसकी लंबाई, इसकी मान कितना था हमारा, डेल्टा एस था। इसकी वैल्यू कितनी थी हमारी, डेल्टा एस, तो हमने इसमें रखा डेल्टा एस। OP पर हमारी क्या त्रिज्या है, तो हमने इसके रखा R, और AB हम जानते हैं डेल्टा, इसका मान कितना डेल्टा V है, तो इसके मैंने रखा हमने AB का मान कितना डेल्टा V। और OA की वैल्यू कितनी, हमारी OA की वैल्यू है हमारी V, यानी V1 वाला कितना V, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं V। तो हमने इस प्रकार से इसका रखा है। अब देखिए हमको फाइंड करनी किसकी वैल्यू, डेल्टा V, तो हम केवल इसको डेल्टा V बराबर कर देंगे। तो डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा V को हम यहाँ करेंगे तो इसका ट्राइंगल कैंची गुणा करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस, ये देखिए यहाँ पे V/R, तो V को हम यहाँ भी ले आएंगे तो V/R हो जाएगा, मल्टीप्लाई डेल्टा एस हमने इस प्रकार से कर दिया। अब क्या करेंगे, डेल्टा टी से हम इसमें भाग करते हैं, डेल्टा टी से हम इसमें क्या कर देते हैं, भाग। तो जब डेल्टा टी से हम इसमें भाग करेंगे दोनों ओर, तो देखिए डेल्टा टी से आ जाएगा डेल्टा V/डेल्टा टी बराबर क्या, डेल्टा V/R डेल्टा S/T। हम जानते हैं कि अत्यंत जब कम समय यानी कि जो हमारा समय है ना, वो अत्यंत यानी कि अति सूक्ष्म समय अंतराल के लिए लेते लिमिट लेनी पड़ती है। यदि समय अंतराल अति सूक्ष्म यानी कि आपका टाइम वैल्यू वो टाइम पीरियड को कम हो, तो देखिए यदि समय अंतराल अति सूक्ष्म तो क्या लिमिट लेनी पड़ती है, लिमिट लें क्या, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डेल्टा V/डेल्टा टी बराबर V/R लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा S/R में डेल्टा S/डेल्टा टी हमने यहाँ पर रखा। अब हम जानते हैं कि चूँकि लिमिट अपॉन डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा V/डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हमारी 0 होती है, कितनी होती है 0, इसका मान कर दें। तो यहाँ पर रखें इसकी वैल्यू 0, जब इसका मान हम जहाँ पे 0 रखेंगे इसकी जगह, तो रखते हैं इसका मान 0 नहीं, यहाँ पे सॉरी A लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका मान हम लिखेंगे A। ठीक है, इसका हम लिखना क्या, त्वरण। तो देखो डेल्टा V/डेल्टा यानी वेग परिवर्तन दर को क्या त्वरण हम कहते हैं, वेग परिवर्तन दर को हम क्या कहते हैं इसमें त्वरण। तो इसका मान हम यहाँ पे रखेंगे जब इसमें, तो A की वैल्यू हम यहाँ पर इसमें राइट कर लेते हैं। जैसे हम इसमें A का मान रखेंगे, क्या हमारा, जैसे हम इसमें A का मान हमने रखा, तो देखिए तथा लिमिट डेल्टा टी अपॉन टेंस टू 0 डेल्टा S/डेल्टा टी विस्थापन बटे समय को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो देखो इसको हम रखा वेग, तो अतः देखो डेल्टा V/डेल्टा टी की वैल्यू हमने A रखी, तो यहाँ पे A रखा, डेल्टा V/R मल्टीप्लाई में भी रखा। तो देखो क्या हो जाएगा, A इक्वल V² अपना हमने यहाँ पर रख दिया इसका वैल्यू।
अब चूंकि हम जानते हैं कि भी बराबर रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग होता है, संबंध में देखो भी बराबर आर ओमेगा होता है, भी बराबर आर ओमेगा, जहाँ ओमेगा क्या होता है हमारा कोणीय वेग होता है। तो देखो भी बराबर आर ओमेगा, तो भी की वैल्यू हम यहाँ पे जैसे रखेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा ए बराबर आर ओमेगा का होल स्क्वायर बन जाएगा अपन आर, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपन आर, तो एक आर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो केवल आर ओमेगा स्क्वायर, तो त्वरण का मान कितना आ गया। एक तो फॉर्मूला हमारे इस प्रकार से ना कि ए बराबर त्वरण वाला क्या हो जाएगा हमारा, त्वरण बराबर हमारा हो जाएगा ए बराबर बी स्क्वायर अपन आर, और सेकंड हो जाएगा ए आर ओमेगा स्क्वायर, तो इस प्रकार से हमारा सेकंड बन गया। नेक्स्ट नंबर क्या होगा इस प्रकार से, चूंकि हम जानते हैं ओमेगा बराबर क्या 2 पाई एन होता है, चूंकि हमें क्या था ओमेगा बराबर 2 पाई एन रखता है, देखो ओमेगा रखते 2 पाई एन, तो ए आर ओमेगा या क्या रखा हम 2 पाई एन, तो देखो 2 पाई एन का होल स्क्वायर हो जाएगा इस प्रकार से। जब इसको स्क्वायर को हल करें तो कितना आएगा, 2 का 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर एन का एन स्क्वायर हमारा बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए बराबर 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर, हमारा इस प्रकार से बन गया। तो हमारे मुख्यतः क्या तीन फार्मूले बनते हैं, इन तीनों फार्मूलों को हम न्यूमेरिकल में भी प्रयोग करेंगे अधिकतर। तो देखिए इस प्रकार से हमारे क्या थे तीनों प्रूविंग हो गई इस प्रकार से। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अगली प्रूविंग की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूविंग हमारी। तो देखिए अगला हमारा क्वेश्चन देखा, इसमें क्या ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आपकी हमेशा की समझ लीजिए। ये प्रूविंग में आपके 3 से 5 नंबर के 100% आने लगे प्रूविंग, यानी कि आपको थ्योरेटिकल इसमें जरूर पूछाएगा कि दूध से क्रीम का अलग करना किस सिद्धांत पर आया है, तो आपको इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तथा इसको और आपसे लॉन्ग में पूछता तो आपको 5 नंबर में कम से कम एक क्वेश्चन आपका आता है। तो देखिए दूध से क्रीम का अलग होना, तो देखिए हम जानते हैं कि क्या होता है आपका एफ बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है, एफ बराबर क्या होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, इस पर लिखा हमने फॉर्मूला, चूंकि हम जानते हैं ओमेगा क्या हमारे कांस्टेंट वैल्यू क्या एक नियतांक है, तो हम इसको डायरेक्टली एम के एफ किस पर डिपेंड करता है, एम पर डिपेंड करेगा और आर पर, यानी कि तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि आप इसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा अथवा उसके त्रिज्या के पथ पर निर्भर करने की पथ की त्रिज्या पर निर्भर हमारे करेगा। तो देखिए जो बल होगा किस पर एम पर निर्भर, द्रव्यमान पर त्रिज्या पर दोनों पर निर्भर करेगा, और ओमेगा हमारे क्या कांस्टेंट वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए तो दूध से क्रीम का अलग होना किस सिद्धांत पर वर्क करते हैं, आपसे कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा अथवा लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 100% की थ्योरी जरूर आएगी। तो देखिए दूध से क्रीम का अलग होना क्या, देखो दूध में हमारे क्या होता है मुख्यतः देखिए 2 तरह के होते हैं। देखो एक तो क्या दूध 2 प्रकार से मिलकर बना होता है, देखो उसमें क्या होता है दूध के कण होते हैं, सेकंड क्या होता है क्रीम के कण, ठीक है। जो हमारा मिल्क होता है उसमें क्या फर्स्ट होता है दूध के कण, सेकंड क्या होता है क्रीम के कण। तो देखिए दूध के कण क्या होता है इसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, इसका द्रव्यमान क्या ज़्यादा होता है क्योंकि इसकी ज़्यादा मात्रा में होती है, जबकि क्या क्रीम के कण में होते हैं वो कम मात्रा में होते हैं, इसलिए इनका द्रव्यमान भी कैसा कम होगा। तो जब हम इसको देखिए किसी रोटर अथवा घुमावदार बर्तन में डालते हैं, ठीक है, अथवा किसी मशीन में लगाते हैं इस दूध को, मतलब मान लीजिए बर्तन है या तो कोई मशीन है, इसके अंदर हमने मिल्क को भर दिया, दूध को भर दिया, अब इसको मशीन को ड्राइव कराते हैं, इसको चलाते हैं, तो देखिए जब इस चलाएंगे तो क्या होगा इस प्रकार से कुछ आकृति बनेगी, इस प्रकार से कुछ आकृति बनेगी। तो देखो जो दूध के कण होंगे क्या होंगे, दूध के कण क्या वो दूर की ओर फेंकेंगे, तथा जो हल्के कण होंगे क्या आपके वो पास की ओर बढ़ेंगे, कि जो दूध के कण क्या भारी होते हैं तो वो दूर की ओर भागेंगे, और जो क्रीम के जो कण होंगे वो निकटतम इसको आने की ओर बिंदु के आने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इसकी थ्योरी हमको कैसे लिखनी है, तो थ्योरी कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना कि दूध से भरा हुआ बर्तन अपने अक्ष के परितः घूम रहा है, माना कि दूध से भरा हुआ बर्तन अपने अक्ष के परितः घूम रहा है, तथा बर्तन के साथ साथ उसमें उपस्थित दूध भी बर्तन के अक्ष के परितः घूम रहा है। अतः इसके लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल दूध के विभिन्न परतों के बीच आंतरिक घर्षण अथवा इसको हम श्यान बल भी कहते हैं। आंतरिक घर्षण में कि श्यान बल से प्राप्त होता है, चूंकि दूध स्वयं एक घूमने वाले बर्तन में उपस्थित है, इसलिए उसमें उपस्थित कण अब केंद्रीय बल का अनुभव करते हैं, यानी कि चूंकि दूध क्या है एक घूमने वाले बर्तन में स्वयं उपस्थित है, इसलिए उसमें उपस्थित कण अब केंद्रीय बल का अनुभव करते हैं। दूध में उपस्थित क्रीम के कण दूध के कणों से हल्के होते हैं, जिस कारण वे कम अपकेंद्रीय बल का अनुभव करते हैं, तथा ऐसी स्थिति में क्रीम के कण छोटी त्रिज्या का मार्ग अपनाते हैं, अर्थात जो क्रीम के कण तो निकटतम आने की प्रयास करते हैं, तो ऐसी स्थिति क्रीम के कण छोटी त्रिज्या का मार्ग अपनाते अथवा ग्रहण करते हुए उसके केंद्रीय भाग में आया तो उसके सेंटर में आने की कोशिश करते हैं। जबकि दूध के कण का द्रव्यमान अधिक होता है, इसलिए वे अधिक अपकेंद्रीय बल का अनुभव करते हैं और वे बड़ी त्रिज्या का मार्ग ग्रहण करते हुए बर्तन के बाहरी भाग की ओर आ जाते हैं। इस प्रकार बर्तन के बाहरी भाग से दूध व केंद्रीय भाग से क्रीम का अलग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से देखिए हम दूध और उसको आसानी से क्रीम को अलग अलग कर सकते हैं। तो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाएगा
तो इस प्रकार से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके जो हमेशा लॉन्ग में आने वाले थे उनको कवर कर लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ अगले चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।